नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था जीवों में जनन, उसकी जो समरी थी वो मैंने आपको दे दी है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तो उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लेसन का नाम डाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जीवों में जनन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जीव तो आपको पता ही होगा नॉर्मली। तो जनन की बात करते हैं। जनन का मतलब होता है अपने समान जीवों को जन्म देना, यानी कि कोई भी जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। लेकिन जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो मैं लिख देती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हो गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब री मतलब क्या होता है आपको पता है। री मतलब होता है पुनः, और पुनः मतलब फिर से। और प्रोडक्शन मतलब होता है कि उत्पन्न करना। कहते नहीं कि प्रोड्यूस करो, यानी कि और ज़्यादा ग्रो करो, उत्पन्न करो और चीज़ें। तो प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। उत्पन्न करना या पैदा करना। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनन किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे कि हमने मान लो एग्जाम्पल लिया, भैंस की एक बछिया हुई, यानी कि जो उसकी लड़की थी वो जब बड़ी हुई तो उसने फिर से एक भैंस का निर्माण किया। फिर जब वो भैंस बनी तो उसने अपने एक बच्ची को जन्म दिया। फिर वो जब बड़ी हुई तो फिर से एक भैंस बनी। तो यानी कि ऐसा क्या हुआ कि जब एक भैंस अपनी बच्ची को जन्म देती है, फिर जब वो बच्चिया जो मतलब छोटी सी बच्ची होती है वो जब बड़ी होती है तो वो भी भैंस बन जाती है। यानी कि भैंस से भैंस बनने तक का जो सफर था वो कहता है जनन, यानी कि लगातार जनन होता रहा और जो वो बच्ची थी वो भी एक भैंस बन चुकी है। तो यहाँ पे जनन का मतलब आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं जनन की परिभाषा लिख देती हूँ। जीवों के द्वारा अपने ही समान अन्य जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद क्या होता है, 2 जीव कौन कौन से भाग लेते हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ। में कितने जीव भाग लेते हैं तो 2 जीव भाग लेते हैं। यानी कि एक वो होता है पैदा करने वाला, यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे जनक होते हैं। और जो दूसरा भाग होता है वो ये होता है कि जो पैदा हुआ, यानी कि हम संतति, यानी कि जैसे हम लोग, हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया तो हम संतति हुए। और जो जनक हुए वो हमारे माता पिता हुए। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई तकलीफ होगी तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई भी दूंगी और अगले वीडियो में डिस्कस भी कर लूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पहला हुआ पैदा करने वाला, यानी कि हमारे जनक, यानी कि जैसे हमारे माता पिता हमें पैदा करते हैं तो वो हो गया जनक। यहाँ पे मैं जनक भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पैदा हुआ, यानी कि हम लोग संतति। संतति। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन नॉर्मली सी बात है, इसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। री मतलब होता है पुनः या फिर से, और प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। और उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जनन की परिभाषा। तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना या जन्म देना जनन कहलाता है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, यानी कि पैदा करने वाला यानी कि जनक, और पैदा हुआ यानी कि संतति, यानी कि बच्चे जो होते हैं
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। और जनक को हम अगर शुद्ध हिंदी में बात करें पैतृक भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। पैतृक यानी कि हमारे पूर्वज। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि घोड़ा और तोता की। घोड़ा काफी बड़ा होता है, उसकी उम्र सिर्फ 60 वर्ष होती है, लेकिन जो तोता होता है वो इतना बड़ा होता है, क्यूट सा होता है, लेकिन उसकी उम्र 140 वर्ष होती है। यानी कि हम उसके आकार को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये आप आज समझ चुके हो, और जो मैं साड़ी दूंगी उसको आप याद करिएगा, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने कैसे याद किया था, और आप अच्छे से याद कर सकते हो। बहुत सरल तरीका था, आप भी याद कर सकोगे। तो याद करने की कोशिश करिएगा, अपनी ट्रिक आजमाइएगा, और आप अपने ट्रिक को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको फायदा हो। और मेरी ट्रिक से अच्छी क्या पता आपकी ट्रिक हो, क्योंकि कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो बेहतर कर सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, जब हमने पढ़ लिया है कि कितने कौन सी जीव की कितनी उम्र होती है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जीवन काल क्या होता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। ये सत्य है कि एक पुरुष या स्त्री का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी जरूर होगी, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं होता है, सिर्फ एक कोष के जीव को छोड़कर। तो क्या आप जानते थे कि जीवन काल की परिभाषा क्या होती है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी फ्रेंड ठहरे, और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, और आप अप्लाई करते रहेगा, काफी मजा आने वाला है। तो जीवन काल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जीवन काल, तो जीवन काल की परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीवन काल। तो जीवन काल किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि जन्म से मृत्यु तक का जो बीच का समय होता है उसे जीवन काल कहते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नॉर्मली बात है कि कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो उसकी मृत्यु जरूर होती है, क्योंकि ये एक सत्य है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। बस जो लोगों का जीवन काल होता है, जीवों का जन्म काल होता है, जीवों का जो समय होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये छोटा जीव है तो इसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ये बड़ा जीव है तो इसकी बाद में मृत्यु होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना जीवन काल होता है उतना होता है। लेकिन कुछ लोग पहले मर जाते हैं, कुछ लोग बाद में, तो उस बात को हम समझ चुके हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें अमीबा का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि मान लो ये अमीबा है, ये अमीबा हो गया, और मान लो ये जनक है, क्योंकि ये अमीबा दो भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या करता है कि संतति को जन्म देता है। तो ये जनक हो गया, और जनक क्या करता है कि जो ये होता है यानी कि संतति दो भागों में जब बढ़ता है तो अपनी संतति का निर्माण करता है, यानी कि अपने बच्चों का निर्माण करता है। तो ये हो गई संतति, संतति, और उसके बाद ये दो उसके बच्चे हो गए, ये जनक यानी कि पिता हो गया। तो जनक जो होते हैं वो अमर होते हैं, यानी कि कोई भी जीव है उसकी लगातार पीढ़ी चलती आ रही है तो वो मरी नहीं है, यानी कि वो अमर है। और अगर मैं आपको बता देती हूँ कि एक कोष के जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अमीबा का उदाहरण आप अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि अमीबा एक सबसे अच्छा उदाहरण है, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि जब हम पढ़ेंगे द्विविभाजन, द्विविभाजन के अंतर्गत 4 पार्ट होते हैं, यानी कि सरल, अनुप्रस्थ और तिर्यक और लंबवत। तो जब हम पढ़ेंगे सरल द्विविभाजन तो उसके अंतर्गत हम अमीबा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको फिक्र लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ। डिस्कस करते हैं कि प्रजनन या जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो 99% लोगों का जवाब अब तक यही होगा कि जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो इनफैक्ट आपका जवाब बिल्कुल सही है,
क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आप जरूर समझोगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है, तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई कि जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन या प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, मैंने डिफिनेशन लिख दी, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि मान लो मैं नाम लेती हूँ, किसी का भी ले लो, यानी कि यहाँ पे लल्लू ले लेते हैं, और लल्लू की शादी हुई मान लो लल्ली से, और लल्ली की संतति बनी लड्डू, और लड्डू की शादी हुई है किसी लाली से, और जो लाली की जो संतति है उसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे, उसकी जो संतति है उसका नाम लल्ली रख देते हैं। तो फिर यहाँ पे एक जनक था, एक मादा थी, यानी कि जो जनक होते हैं यानी कि पुरुष, उसमें जो होते हैं वो है शुक्राणु होते हैं, और जो मादा होते हैं मादा में अंडाणु होते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे जो अनुवांशिक चैप्टर आएगा उसमें बहुत अच्छे डिटेल से बताया गया, आपको फिक्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, और चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसे मान लो मैं आपको आज पढ़ाने वाली जितना पढ़ाऊंगी उतना तो कवर करना ही है, और उसके आगे का चैप्टर भी थोड़ा बहुत 1-2 पेज जरूर पढ़ लेना, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं देखा कि एक पुरुष है जो जिसका नाम है लल्लू, और उसकी शादी हुई लल्ली से, यानी कि ये माता हो गई यानी कि मादा, और इनका जो बच्चा हुआ उसका नाम था लड्डू, लड्डू की शादी हो गई लाली से, लाली हो गई, लाली की जो संतति बनी यानी कि जो उनके बच्चे थे उसका नाम था लल्ली, और लल्ली के बाद भी अगर हम देखते जाए तो जनन ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि लल्ली की शादी किसी से हुई और वहाँ उनकी संतति उत्पन्न नहीं हुई, यानी कि उनका बच्चा जो था वो उत्पन्न नहीं हुआ, तो वहीं पे क्या होगा कि जो जनन होगा या प्रजनन होगा वो क्या होगा कि समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और ऐसे ही निरंतरता बनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही जनन होता रहेगा, इनकी संततियां बनती रहेंगी, और जनक की कभी भी मृत्यु नहीं होगी, वो अमर कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जो कोशिका थी, डीएनए था, वो लगातार विकसित होता रहा, उनकी संततियों में जाता रहा, उसकी संतति बढ़ती रही, और वो आज तक अमर है। ना ही वो तो भले ही मर गए, लेकिन जो उनके जो गुण थे, उनके जो लक्षण थे, वो उनके संतति यानी कि उनके बच्चों में आते रहे, और उनकी निरंतरता बनी रही। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि जीवों में विभिन्नता लाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रजनन की आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जीवों की जो विभिन्नताएं हैं वो निरंतर बनी रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी जीव एक समान नहीं होता। जैसा कि हमारे माता पिता हैं, उनके समान हम नहीं हैं, उनके कुछ लक्षण ही हैं जो कि हम में आए हैं, लेकिन हम में कुछ तो भिन्नता है, वही भिन्नता को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया है। तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मतलब कैसे हम बनाए रखेंगे। तो जो डायनासोर थे उनकी जो प्रजाति थी वो नष्ट होती चली गई, क्योंकि उन्होंने उनकी जो प्रजाति थी नष्ट हो गई और उनकी निरंतरता नहीं बनी रही। लेकिन जो जीव अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, यानी कि उनकी धीरे प्रगति होती रहती है, वो जनन करते रहते हैं और अपनी संतति बनाए रखते हैं, धीरे धीरे अपनी संतति को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि उनकी जो जनन होती है वो होता रहता है, और जो उनकी संतति होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, और उनका जो पृथ्वी पर अस्तित्व होता है वो बना रहता है। तो आप समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की या प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो मैं उनको लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, क्योंकि फिर आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले आरएनए प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण, यानी कि आरएनए प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण करना, यानी कि जो आरएनए था, डीएनए था, वो बढ़ता चला गया, संततियों में फैलता चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके जो जनक थे उनके आरएनए डीएनए जो था वो उनके अब बच्चों में आया, यानी कि संततियों में आया, और ऐसे करके उनकी संततियों में, फिर उनकी संततियों में, उनकी संततियों में, ऐसे करके वो बढ़ता रहा।
तो ये यहाँ पे बताया गया आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आर से हो गया राइबो, एन से हो गया न्यूक्लिक और ए से हो गया अम्ल यानी कि एसिड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डीएनए का प्रतिकृति यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी। तो ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो जब आनुवांशिक का चैप्टर आएगा तब मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, क्योंकि उसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण और यही सब बताया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कोशिकाओं में वृद्धि। जो जनक थे उनकी कोशिकाएं उनकी संतति में, संतति से उनकी संतति में, और ऐसे ही जनन होता रहा, प्रजनन होता रहा और उनकी जो कोशिकाएं थी वो लगातार वृद्धि होती रही। और एक कोशिका से दो, दो कोशिका से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, और ऐसे करके बढ़ती रही और कोशिकाओं में वृद्धि लगातार होती रही। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जनन इकाइयों का निर्माण। तो जनन इकाइयों का निर्माण होगा तभी उनकी संतति बनेगी, संतति बनेगी तो फिर आगे पीढ़ी फैलेगी। तो जनन इकाइयों का निर्माण मतलब होता है जनन, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर एक संतति का निर्माण करते हैं। फिर वहाँ एक कोशिका होती है, यानी कि या तो फिर लड़का होगा तो लड़की, और जब लड़की होगी तो उसकी जब शादी किसी लड़के से होगी तो ऐसे संतति फैलती रहेगी, यानी कि जनन इकाइयों का निर्माण होता रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीव का निर्माण। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, हमारे माता पिता जब हमें पैदा करते हैं तो फिर हम एक उनके नए जीव होते हैं, यानी कि जब जीव आपस में मिलते हैं तो फिर एक संतति का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन होगा तब भी एक नया जीव बनेगा। जैसा कि मैंने आपको अमीबा का उदाहरण बताया था कि अमीबा एक जनक था, उसके बाद वो दो भागों में विभाजित हुआ जिससे उनकी संतति का निर्माण हुआ। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हम फटाफट बात कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। री का मतलब होता है पुनः या फिर से, और प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो ये हो गया जनन की परिभाषा। जनन जीवों के द्वारा अपने ही समान अन्य जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनन के लिए कितने जीव की आवश्यकता होती है। तो दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो पैदा करने वाला होता है वो होता है जनक, जिसको शुद्ध हिंदी में पैतृक कहा जाता है, और पैदा हुआ यानी कि संतति यानी कि बच्चा। और उसके बाद हमने पढ़ा जीवन काल। जीवन काल क्या होता है, तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन काल कहलाता है। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसका उदाहरण दिया था अमीबा का, जो कि एक कोश के जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये मैंने आपको बताया, इसके 4 गुण बताए। तो ये आपको पता चल गई कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। पहला होता जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, दूसरा था जीवों की विभिन्नताएं लाने के लिए, और उसके बाद था पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, और उसके बाद था जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो ये चारों पॉइंट को मैंने एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने बात की थी प्रजनन के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले था कि आरएनए, प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण। उसके बाद हमने बात की थी डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी। उसके बाद कोशिकाओं में वृद्धि यानी कि कोशिका लगातार वृद्धि कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद बताया कोशिका विभाजन, कोशिकाओं में वृद्धि, जनन इकाइयों का निर्माण, जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीव का निर्माण। तो ये पूरे 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक। लेकिन कल आपको जब आप अगली क्लास में आओ तो आपको अलैंगिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी। और जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसको मैं नोट के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा, ना ही आपको नोट की फिक्र करनी है, ना ही पढ़ाई की, ना ही किस चीज़ की। बस आपको इतना करना है कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आप अच्छे से पढ़ना, और जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसको पहले पढ़ के आना, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।